हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर स्टेज क्लास 10। तो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और साइंस का पेपर भी आने वाला है। तो केमिस्ट्री के चैप्टर से ये वाला जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया सुनकर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आज हम इसका करने वाले हैं अंडर 15 मिनट में रिवीजन। क्विक शॉट करेंगे, वन शॉट करेंगे, 15 मिनट में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन आखिरकार होता क्या है? बाहर के गुणों में परिवर्तन। अगर किसी पदार्थ का बाहर के गुण बदल जाए, जैसे उसका रंग, आकार, आकृति, लंबाई, चौड़ाई आदि में वृद्धि हो, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे भौतिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन बेसिकली मीन्स है बाहर के गुण परिवर्तन। जैसे मोम का पिघलना, मोम जब पिघलता है तो सिर्फ उसके बाहर के गुण चेंज होते हैं। अगर आप बर्फ का पिघलना लें तो बर्फ जब पिघलता है तो सिर्फ उसके स्टेट में चेंज होता है, यानी कि बस उसकी अवस्था में चेंज होता है, बाकी उसके अंदर के गुण नहीं परिवर्तित होते। ठीक है, वही हमारा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि अंदर के गुण में परिवर्तन, यानी किसी पदार्थ का पूरा अंदर का गुण ही बदल जाए। ठीक है, उसका पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाए, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बना, दूध हमारा पहला ही प्रोडक्ट था, उससे जब दही बना तो फिर दही एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है जिसे हम वापस से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, और इस पूरे इसके गुण को बदल दिया है। तो और है हमारा लोहे में जंग लगना। ठीक है, जब लोहे में जंग लगता है तो वो एक नई चीज बन के आ जाती है। ठीक है, लोहे से डिफरेंट चीज बन के आ जाती है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है, उसके अंदर के गुण चेंज हुए हैं। ठीक है, वहीं पे हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। चलो इसको हम जानते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो देखो, मान लो कि हमारा ए कोई पदार्थ है। ठीक है, ये ए पदार्थ बी पदार्थ से अभिक्रिया करता है, तो एक नया डिफरेंट सी पदार्थ हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो हमारे अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। वहीं पे जो हमारा पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्पाद। चलो अब हम इसका एक रियल एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो कि हमने लिया यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस O2 ऑक्सीजन। जो हमारा पदार्थ बनेगा, यानी जो हमारा उत्पाद बनेगा, वो ना हमारा बन जाएगा MgO। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे बैलेंस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2MgO। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा ये दोनों अभिकारक था, जब इन दोनों ने अभिक्रिया करी तो हमारा एक नया ही पदार्थ बन के आ गया जो है 2MgO। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिससे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना। तो चलो देखते हैं। तो अब हम देखेंगे बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं उसको देखेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे हमने लिया है, देखो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ले लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको बैलेंस। ओके, सबसे पहले देखो यहाँ Fe कितना है, तो यहाँ Fe है 1 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हमें जोड़ना होगा 3। ठीक है, एक बात हम ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी किसी भी नंबर को पीछे नहीं जोड़ेंगे, हमेशा उसके आगे लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4। ठीक है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया तो अब इससे इसका गुणा हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हो गई 8, तो यहाँ भी हम 4 कर देंगे ताकि ये भी 4 टू ज़ा 8 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बैलेंस हो गई, यहाँ पे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब एक और हम इक्वेशन देखेंगे। नेक्स्ट हम इसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, तो 3 से हम नहीं बना सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे 2। ठीक है, जब हम यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन 2 और ये 2 यानी 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2, क्योंकि इसे भी मिल गया ये 2, तो ये ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई और यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 2। ठीक है, पर यहाँ पे N यानी सोडियम संख्या 2 है, तो यहाँ भी हमें सोडियम की संख्या 2 करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन जो है वो हो गया है बैलेंस। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले ये होमवर्क आपके लिए है, इसे आपको कमेंट में करके ही जाना है। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं फाइनली हम आगे। सो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो चलो सबसे पहले हम इन 4 अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? देखो, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, देखो कैसे, मान लो कि हमने पहले एग्जाम्पल लेते हैं MgO2 का, अब हम उसको थोड़ा सा चेंज करें, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे वो भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल था। ठीक है, तो देखो मान लो हमने लिया है यहाँ पे NH3। ठीक है, NH3 प्लस हमने लिया यहाँ पे HCl। ठीक है, अब देखो ये 2 पदार्थ है यानी 2 अभिकारक हैं, अब 2 अभिकारक से मिलकर एक सिंगल पदार्थ यानी सिंगल उत्पाद बनेगा। ठीक है, यहाँ इससे क्या बनेगा NH3 4 यानी H4 और Cl। तो ये हमारा 2 पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बना, तो इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में हमारे 3 प्रकार आ जाते हैं। वियोजन अभिक्रिया का बेसिक मतलब क्या होता है कि ये एक सिंगल अभिकारक को 2-2 उत्पादों में बदलता है। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ये किसी यौगिक को उसके मूल घटक में तोड़ता है। ठीक है, तो ये वियोजन 3 प्रकार से होता है: ऊष्मा के जरिए, प्रकाश के जरिए और विद्युत धारा के जरिए। ठीक है, चलो हम तीनों देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊष्मा के जरिए वियोजन। ठीक है, इसे कहेंगे ऊष्मीय वियोजन और इसका फॉर्मूला देखो CaCO3, यहाँ पे हमें लगेगा ऊष्मा। ठीक है, यहाँ पे हमारा लगेगा ऊष्मा और ऊष्मा की वजह से बनेगा, तो ये अपने मूल पदार्थ में CaO और O2 सॉरी
CO2 में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये ऊष्मा गतिज वियोजन हुआ, इसलिए कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, या ऊष्मीय वियोजन। देखो नेक्स्ट वियोजन है प्रकाश की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से वियोजन है, तो इसे हम कहेंगे प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल क्या है, AgCl इक्वल टू, यानी इसमें अगर सूर्य का प्रकाश डाला जाए तो ये Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा, इसीलिए इसे काली बोतल में रखा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे ये वेरी इंपॉर्टेंट इसे हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, लास्ट हमारा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन वाटर का होता है H2O। इसमें जब हम विद्युत अपघटन करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा 2H2 प्लस O2। ठीक है, तो ये ऊष्मा की वजह से ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश की वजह से प्रकाशीय वियोजन, और ये विद्युत धारा की वजह से विद्युत धारा यानी कि विद्युत अपघटन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को वियोजित करके अपनी जगह उस यौगिक के साथ बना लेता है। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहाँ पे है Fe यानी आयरन प्लस CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट इक्वल टू हमारा क्या बनेगा यहाँ पे देखो, अब ये इसको इसके यौगिक से कॉपर को हटा देगा, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील और ये कम, तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देगा और स्वयं उसकी जगह ले लेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा FeSO4 और Cu बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वहीं पे द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये दो बार होता है। देखो कैसे, पहले इसका आप डेफिनेशन सुनो। ये होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों में परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। तो देखो अब इसका एग्जांपल देखेंगे तब समझ में आएगा। देखो जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू, अब आगे जगह नहीं बची इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ इक्वल टू। अब देखो पहले समझो, ये दो चीज़ है, इसका एक हम कोड बनाते हैं। देखो क्या कोड है, इसकी टोपी उसके सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ जो पदार्थ है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जिसके साथ पदार्थ है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। बेसिकली क्या होगा, NaCl के साथ जुड़ के NaCl बना लेगा। ठीक है, और हमारा बैरियम इसके साथ मिलकर बैरियम सल्फेट बना लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी टोपी उसके सर, यानी दोनों ने अपने अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। चलो अब बारी है इन चारों रिएक्शन की। ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण, अपचयन। सबसे पहले देखेंगे ऊष्माक्षेपी क्या होती है। ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया में हमारी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे कार्बन है, बेसिकली कार्बन कोयले के रूप में है, और हमारा ऑक्सीजन यानी हम इसका दहन कर रहे हैं, तो हमारा जो पदार्थ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ में प्लस में हमने ढेर सारी ऊष्मा मिली। बेसिकली आपने जब कोयला जलाया होगा तो कोयले के जलते ही ढेर सारा धुआं निकलता है, आग निकलती है, उसी को हम ऊष्मा कह रहे हैं, यानी ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, पता कैसे चलेगा, प्लस ऊष्मा लिखी रहेगी। ठीक है, अब है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि रिएक्शन संपूर्ण करवाने के लिए इसमें हमें ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है। जैसे N2 प्लस O2, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, यानी कि यहाँ बन जाएगा हमारा N। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इनमें कुछ स्टेप है, इसमें पता करने का कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है कि नहीं। इसमें होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी ऑक्सीजन का योग, वहीं इस अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना, यानी कि ह्रास। ठीक है, ह्रास मतलब निकलना। ठीक है, फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन का ह्रास। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का निकलना। वहीं अपचयन अभिक्रिया में इसका ठीक उल्टा, हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी हाइड्रोजन का योग। वहीं ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, वहीं अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये दोनों रिएक्शन साथ साथ चलती हैं। ठीक है, देखो साथ साथ जब ये दोनों रिएक्शन चलती हैं तो उसे हम कह देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो जनरली ऐसा होता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं। ठीक है, देखो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे ऐसा कैसे होता है। देखो अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 2NH3 प्लस 3Br2 इक्वल टू N2 प्लस 6HBr। अब देखो इस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। अब आप जल्दी से इसका पता लगाओ कि कहाँ हो रहा है। तो देखो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे जब हम नाइट्रोजन को देखेंगे तो इसके साथ हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 3 × 6 6 है। पर जैसे ही नाइट्रोजन इधर गया तो इसके पास से हाइड्रोजन हट गया, है ना। जैसे ही नाइट्रोजन इसके पास गया हाइड्रोजन हट गया, तो यानी हाइड्रोजन की कमी यानी हाइड्रोजन का ह्रास। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक ये भी रूल है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास होता है, इसलिए हम कह देंगे कि ये ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब हम पता लगाते हैं हमारा अपचयन का।
तो अब देखो, जब हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो पहले इसके पास Br के पास ब्रोमीन पास हाइड्रोजन नहीं था, पर यहाँ से निकलते ही हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, यानी कि हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन का योग। और जब हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे हम कह देते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है अपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से किसका अपचयन और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट हमारा टॉप बचा है, तो चलो ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, संक्षारण, कोरोजन, विकृत गंध का रेंसिडिटी। ओके, सॉरी, रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी। अब चलो पढ़ते हैं इसे। तो देखो, संक्षारण क्या होता है, पहले इसका एक डेफिनेशन देखो कि वह अभिक्रिया है जिसमें धातु वायु, ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये देखो अच्छा, सिंपल डेफिनेशन देखें तो वायुमंडल में उपस्थित, तो देखो अगर हम इसके एकदम सिंपल डेफिनेशन देखें तो वायुमंडल में उपस्थित वायु, नमी, गैस, अम्ल आदि के संपर्क में आने से धातु खराब होने लगती है। आपको पता होगा कि हमारा ये जो वातावरण है, हमारा ये जो वायुमंडल है, उसमें वायु होती है, नमी होती है, गैस होती है, अम्ल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर धातु खुली रहे और उससे संपर्क में अगर धातु आ रही है तो वो खराब होने लगती है। आप इसका एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, है ना, और हमारा धातु पर, सॉरी यहाँ पे आप धातु लिख सकते हैं, आप एक तांबे लिख लीजिए, तांबे पर हरी परत का चढ़ना आदि। ठीक है, तो ये सब संक्षारण के उदाहरण है। अब हम देखेंगे संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है। तो बेसिकली हमको एक ऐसा तरीका अपनाना है जिससे हमारा जो पदार्थ है, हमारा जो धातु है, वो वायुमंडल से ना आए। तो ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, पेंट लगाकर। आपने देखा होगा कि हमारी जो पुरानी पुरानी चीज़ें होती हैं उसमें हम पेंट कर देते हैं ताकि वो वायुमंडल से दूर रहें, पेंट लगाकर। और इसे आप ग्रीस लगाकर भी कर सकते हैं, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन आदि। ठीक है, अब हम देखेंगे विकृत गंधिका क्या होती है। तो देखो विकृत गंधिका क्या होती है, ये जैसे हमारा उसमें धातु में होता था वैसे ये हमारा खाद्य पदार्थ में होता है। ठीक है, देखो इसके डेफिनेशन क्या होगी, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी अपने चिप्स के पैकेट या हो खाने का पैकेट हो, खाना हो हमारा, उसको अगर हम खुली वायु में छोड़ देते हैं तो कुछ देर बाद उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि उस खाद्य पदार्थ में तेल और वसा का यूज़ तो होता ही है, वो अगर ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं हमारा विकृत गंधिका। ठीक है, अब देखेंगे विकृत गंधिका से रोकने के उपाय क्या हैं। अब बस हमें ऐसा ही जैसा इसके साथ किया था कि हमारा वायुमंडल में मतलब नमी में न पहुंच पाए, वैसे हमें इससे करना है। कैसे करना है, देखो भोजन को वायु रोधी पात्रों में रखकर। सेकेंड चीज क्या हो सकती है, चिप्स आदि की पैकेजिंग में ऑक्सीजन की जगह हमारा नाइट्रोजन या हीलियम गैस भर के। ठीक है, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन को भरकर। ठीक है, बाकी के उपाय आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया पूरा चैप्टर
वैसे आने वाले और भी चैप्टर जितने भी हैं सब ऐसे ही आने वाले हैं अंडर 15 मिनट में। तो आप एग्जाम भी आने वाला है साइंस का, तो आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।